अब हम चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए देख लेते हैं। टाइम वेरिंग फील्ड से रिलेटेड जो मॉडिफिकेशंस थे वो हम ऑब्जर्व कर चुके हैं पहले से। यहाँ सिर्फ कंक्लूसिव मैनर में फाइनली चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन टाइम वेरिंग फील्ड्स में लिखकर बता रही हूँ मैं। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ई डॉट डी एल जो होता है वो ईएमएफ के इक्वल होता है टाइम वेरिंग फील्ड में। इसको समझ हम ऐसे सकते हैं कि सपोज एक सोर्स चार्ज है जो कि चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसके आसपास हर पॉइंट पर पोटेंशियल चेंज होगा। तो जब फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पर हम मूव करेंगे एक पाथ से और वापस रिटर्न होंगे 2 से 1 पर, तो उतनी देर में Q की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। चेंज हो चुकी होगी मतलब इसके आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, मतलब ये बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके आसपास बदल। तो नेचुरली 1 to 2 और 2 to 1 जाने में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रेशन है ई डॉट डी एल वो जीरो नहीं मिलेगा। वो जीरो नहीं मिलेगा मतलब ये टाइम वेरिंग होने की वजह से एक्चुअल रिसोर्स ही चेंज हो जा रहा है, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ पर मिलेगा। तो यही फिजिकल इंटरप्रिटेशन को हम कैसे जज कर रहे हैं वो देखते हैं। तो ईएमएफ जो होता है वो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल होता है और ये फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग माइनस डी फाई बाई डी टी वोल्ट्स इतना होता है। अब फाई को अगर मैं समझना चाहूँ तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस होता है। तो ईएमएफ को अगर ई डॉट डी एल क्लोज लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी, माइनस साइन है ही और फाई की जगह अगर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस लिख देते हैं तो एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा। जब डी बाई डी टी को इंटीग्रेशन के अंदर करते हैं तो डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन में बदल जाएगा, तो नेगेटिव क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल बी बाई डेल टी डॉट डी एस हो जाएगा। और स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग closed line integration of E dot dl is always equal to closed surface integration of curl of E is equal to ds होगा। तो नेचुरली इस पर्टिकुलर इक्वेशन में LHS हमने कर्ल ऑफ E से रिप्लेस कर दिया और RHS हमारा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल बी बाय डेल टी है। तो दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रेशन होने की वजह से कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल बी बाय डेल टी, और माइनस डेल बी बाय डेल टी को मैं माइनस बी डॉट भी लिख सकती हूँ क्योंकि दिस इंप्लाइज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीके से ये हो गया हमारी फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर द टाइम वेरिंग फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन है उसमें क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डीएल जो होता है वो आई एनक्लोज के बराबर होता है, और आई जो होता है वो हमेशा जे डॉट डी एस के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। पर जब हमने टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए मैक्सवेल्स इक्वेशन एम्पियर्स लॉ वाली जो थी उसको मॉडिफाई किया था तो टोटल जे हमारा निकला था कंडक्शन करंट डेंसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी रिफ्लेक्ट करती थी कैपेसिटर से फ्लो होने वाले करंट की करंट डेंसिटी को। तो टोटल करंट जो होता है वो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों का सम होता है, विच इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे प्लस डी डॉट डीएससी होगा, डेरिवेटिव आता है। ये डेरिवेशन में पहले ही आप लोगों को करवा चुकी, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स के नाम से। अब अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन को लेते हैं तो एलएचएस ले रहे हैं, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डीएल इज इक्वल टू आई की जगह अब हम ये पूरा सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे प्लस डी डॉट डॉट डी एस हो गया। स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एलएचएस को हम कर्ल ऑफ एच में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों सरफेस इंटीग्रेशन में होने की वजह से कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस डी डॉट आ गया है। और बाकी की रिमेनिंग जो दो मैक्सवेल्स इक्वेशन है, एक तो है डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो वी और एक है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज। और मैक्सवेल्स इक्वेशन रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड होती है डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 और सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं। तो ये चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन हो गए टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए। जैसे हमने स्टैटिक फील्ड्स के लिए फ्री स्पेस, गुड कंडक्टर, गुड डाइलेक्ट्रिक के लिए चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन को चेकआउट किया था, तो सेम हम यहाँ पर टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए भी फ्री स्पेस में मैक्सवेल्स इक्वेशन का क्या फॉर्म होगा, गुड डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, कंडक्टर में क्या होगा, तो वो देख सकते हैं। तो फ्री स्पेस में आपको याद होगा जे और रो भी दोनों जीरो रहता है, और गुड डाइलेक्ट्रिक में भी दोनों जीरो रहता है, और कंडक्टर में सिर्फ रो वी जीरो रहता है। तो जहां जहां रो वी है, आप अगर फ्री स्पेस और गुड डाइलेक्ट्रिक के लिए कर रहे हैं तो रो वी और जे दोनों को जीरो कर दीजिएगा, और
कंडक्टर के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ रो वी को 0 कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप इन मैक्सवेल्स इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं फ्री स्पेस के लिए, गुड डाइलेक्ट्रिक के लिए और कंडक्टर के लिए।